हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं जिसका नाम है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 4 से एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, दैट इज ग्रोथ थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि मर्जर्स और एक्विजिशन होता क्या है। वैसे तो ये एक साथ ही आता है वर्ड M&A। अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये एक साथ ही चलता है, बट थ्योरेटिकल लाइफ के अंदर आप थ्योरीज के अंदर देखोगे तो इसको अलग से डिफरेंशिएट किया गया है। तो कुछ माइनर डिफरेंसेस है इसके बीच में। तो पहले मैं छोटे से डिफरेंसेस बता देता हूँ दोनों के बीच में क्या होते हैं, मर्जर और एक्विजिशन के बीच में। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मर्जर क्या होता है, ठीक है। तो मर्जर और एक्विजिशन ये दोनों के दोनों क्या होता है कि जैसे मर्जर के अंदर हम दो कंपनीज मर्ज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो मर्जर का। एक मैरिज, दो पर्सन के बीच में मैरिज हो रही है और फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, फॉर द फर्दर मोर प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मर्जर के अंदर दो एंटिटीज मिलती हैं और एक न्यू एंटिटी क्रिएट होती है। दोनों की दोनों एंटिटीज के बाद एक न्यू एंटिटी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड मर्जर। लेकिन एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, बाय कर रही है। क्या कर रही है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, बाय कर रही है। जैसे कि मैं बात करूं फेसबुक और व्हाट्सएप। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, है ना। तो क्या होना चाहिए था सर, फेसबुक ने व्हाट्सएप को जब बाय कर लिया तो व्हाट्सएप की आइडेंटिटी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। यही तो एक्विजिशन का पार्ट है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को बाय कर लिया, लेकिन व्हाट्सएप की जो आइडेंटिटी है वो अभी भी रिमेन्स इंडिविजुअल, उसकी अभी भी आइडेंटिटी चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक्विजिशन फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में। यहां तक बात समझ में आती है। तो चलिए हम लोग मर्जर के बारे में पढ़ लेते हैं। मर्जर क्या है, हाँ? तो मर्जर का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स या टू कंपनीज इनटू अ लार्जर कंपनी, है ना। व्हेन टू फर्म्स कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ लार्जर कंपनी। या हम फर्म्स की बात ना करते, हम कंपनीज की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू लार्जर कंपनी, तो वो मर्जर कहलाता है। इसमें कुछ इसके फीचर्स भी दिए गए हैं कि जब दो कंपनी मिलती है आपस में, पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू अ लार्जर कंपनी हो गया। नेक्स्ट आता है ओनली न्यू एंटिटी, कि जब भी कोई दो कंपनी आपस में मिलती है तो एक नई आइडेंटिटी बनती है, एक नई एंटिटी क्रिएट होती है, नई कंपनी क्रिएट होती है, ठीक है। पुरानी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे कि अब क्या होता है कि इसमें दो कंपनी होती है, एक होती है एक्वायरिंग कंपनी और दूसरी होती है टारगेट कंपनी। हाँ, एक्वायरिंग कंपनी की हम लोग बात कर ले कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी टर्नओवर ज्यादा है, जो एक बड़ी कंपनी है। दूसरी कंपनी टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी क्या चाहती है कि मैं एक बड़ी कंपनी के साथ जाकर के मिल जाऊं, मर्ज हो जाऊं, ठीक है। या एक बड़ी कंपनी ये चाहती है कि ये जो छोटी कंपनी है ना, ये बहुत परेशान कर रही है, कंपटीशन में भी आ गई है, हो सकता है ये आगे चल के मुझे बड़ा टक्कर का कंपटीशन दे, क्यों ना मैं इसको अपने में मर्ज कर लूं, ठीक है। तो एक्वायरिंग कंपनी कौन होगी? जो अप्रोचिंग कंपनी होगी, जो अप्रोच करेगी। टारगेट कंपनी कौन सी होगी? जो दूसरी कंपनी होगी, छोटी कंपनी है, कॉम्पिटिटर, जिसको अप्रोच करेगी एक्वायरिंग कंपनी, है ना। तो इस केस में यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी। एक का मतलब एक्वायरिंग कंपनी, I have written over there acquiring company, and T means target company। अब acquiring company दो तरह से टारगेट कंपनी को अपने अंदर मिला लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एमालगामेट करती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो एक्वायरिंग कंपनी क्या करती है, टारगेट कंपनी के पास जाती है और बोलती है तुम मेरे में मिल जाओ, तुम बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ रही हो मुझसे और मुझे लगता है कि तुम आगे बढ़ जाओगी। तो टारगेट कंपनी क्या करती है, टारगेट कंपनी में इस केस में दो तरह से वो एब्जॉर्ब होती है, दो तरह से वो एक्वायरिंग कंपनी के साथ मिल जाती है। एक तो एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को कैश पे करता है, ठीक है। एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को कैश पे करेगी, इस तरह से हमारा मर्जर हो सकता है। दूसरा केस है कि जब एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को अपने कंपनी के शेयर्स दे देगी, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ मर्जर होता है। वैसे टाइप्स तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट इस तरह से यहां पर मर्जर किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है एक्वायरिंग कंपनी। जो एक्वायरिंग कंपनी होती है वो जो टारगेट कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिसको अपने साथ मिलाना चाहती है, उसके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लेती है। सारी एसेट्स पर भी उसका अधिकार हो जाता है और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए भी एक्वायरिंग कंपनी लायबल होती है।
यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, मर्जर्स के बारे में पढ़ लिया। और मर्जर बेसिकली फ्यूजन है। फ्यूजन का मतलब होता है जो चीजों का आपस में मिल जाना, है ना। आप लोग घर में दाल चावल खाते हैं ना यार, सिंपल सी बात है, दाल और चावल मिल जाते तो वो दाल चावल बन जाते, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। आप इस तरह से भी छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो, बट इन द फॉर्मल लैंग्वेज आपको इन सब लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल गए, दोनों का एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड VI। इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मर्जर। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट साइज और सेम साइज। अगर देखो डिफरेंट साइज की कंपनीज अगर आपस में मिलती हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, अगर डिफरेंट साइज की कंपनीज आपस में मिलती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मर्जर, करेक्ट। और अगर सेम साइज की कंपनीज अगर आपस में मिलती है, उनकी सेम टर्नओवर है या उनका सेम उनकी इक्विटी है, सेम वैल्यू है, लगभग लगभग सेम है, अगर वो दोनों आपस में मिलती है तो उसको कंसोलिडेशन कहलाता है, राइट। यहां तक तो हो गया। फिर आता है आपका टू फॉर्म्स ऑफ मर्जर्स। यहां पर दो तरह की फॉर्म्स पढ़ी जा रही है, एक होता है एमालगामेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का तो हिंदी मीनिंग ही आपको बताओगे एब्जॉर्ब हो जाना। एक स्पॉन्ज के ऊपर आपने पानी डाला और वो पानी जो है उस स्पॉन्ज के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो अब ये दोनों क्या है, एक साथ हो गए हैं, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा है यहां पर, सर लेकिन नजर तो जब मैं देखूंगा तो मुझे स्पॉन्ज नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो क्या वो पानी उसके अंदर नहीं है क्या, सर बिल्कुल पानी उसके अंदर, लेकिन देखने पर वो क्या नजर आएगा, मुझे स्पॉन्ज नजर आएगा, करेक्ट। तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। व्हेन टारगेट कंपनी मर्ज इनटू एक्वायरिंग कंपनी, बट उसके लिए कोई भी नया नेम नहीं होता। जैसे A प्लस B की हम लोग बात करें तो वो A के नाम से ही चल रही है। यहां पर हम लोग टाटा ऑयल्स या टॉमको की बात करें, टाटा ऑयल्स मिल्स कंपनी लिमिटेड अगर उसके साथ मिल जाती है HLL के साथ में, तो वहां पर उसका नए नेम HL का नेम चेंज नहीं होता। जैसे हम लोग टाटा केमिकल की बात, टाटा केमिकल एक कंपनी है तो, और टाटा फर्टिलाइजर के साथ वो जुड़ गई है, तो आपस में उनका नेम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें एक टारगेट कंपनी होगी, दूसरी एक्वायरिंग कंपनी होगी, नेम रहेगा एक्वायरिंग कंपनी का, करेक्ट। नेक्स्ट आता है एमलगामेशन। एमलगामेशन का मतलब होता है एंटायरली न्यू कंपनी, पूरी की पूरी नया नाम बनेगा उसके अंदर। यहां पर लिखा A और B अगर आपस में मर्ज होते हैं, नया नाम आता है, AB लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। जैसे यहां पर एक ग्लैक्सो है, दूसरी स्मिथ लाइन है, ये दोनों मिलकर के ये दोनों मर्ज हो गई थी, इनका एक नया नाम पड़ा, दैट इज कॉल्ड ग्लैक्सो स्मिथ लाइन। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मर्जर्स, कि जो मर्जर्स के हैं वो टाइप्स क्या है। तो पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि मर्ज क्यों किया जाता है, मर्ज क्यों होती है आपस में दो फर्म्स। देखो जब दो फर्म्स मर्ज होती है आपस में तो उनकी सिनर्जी इंक्रीज होती है। सिनर्जी का मतलब होता है कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी कॉस्ट रिडक्शन होती है, उनका कई जगह कंपटीशन कम होता है, क्लाइंट बेस बढ़ता है, कस्टमर बढ़ता है, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं सिनर्जी, ये रीजंस होते हैं मर्ज होने के, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ मर्जर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब होता है ये दो कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अनरिलेटेड एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, और एक कंपनी ये कपड़ा बनाती है, जैसे कि मान लो सियाराम। पेप्सी और सियाराम, पेप्सी जो है कोल्ड ड्रिंक का है, वो बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर आती है, और जो कपड़ा है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आता है। अब ये दोनों जब मर्ज हो जाती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, ठीक है। लेकिन ये क्यों किया जाता है, अनरिलेटेड एक्टिविटी में करने का बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट होता है फॉर स्प्रेडिंग रिस्क। देखो आपको खुद को पता है कि अभी जब ये कोविड टाइम्स आया था तो उसके अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, है ना। जैसे कि मान लो हमारा लाइक टीचिंग का काम खत्म हो गया था, लाइक IT का काम चल रहा था। तो अगर ऐसे कोई टीचिंग इंडस्ट्री, टीचिंग कंपनी ने अगर IT कंपनी के साथ मर्जर किया होता तो वो बेनिफिट में रहती। तो कोविड टाइम्स में उनको बेनिफिट मिलता। अगर एक कंपनी फेल हो जाती है तो दूसरी कंपनी हमारी चलती रहेगी, इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रेडिंग रिस्क। हमारा रिस्क जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन, कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, बट नॉट विद इन द सेम इंडस्ट्री, वो दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो इस वजह से भी वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाता है। फिर आता है न्यू आइडिया। हमारा न्यू आइडिया जनरेट होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ हम लोग मिलते हैं तो उनकी न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारे पास आती है, न्यू आइडियाज भी आते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है?
लाइक दैट, आप ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगी और ये वर्टिकल कहलाएगी। तो पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब होता है कि सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या? सेम इंडस्ट्री में। जैसे बेवरेजेस की बात करें, पेप्सी और कोका कोला की बात कर लें हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री में जैसे बर्गर की बात कर लें, या हम लोग पिज्जा की बात कर लें, या बर्गर किंग की बात कर लें, हम लोग मैकडी की बात कर लें, ये दोनों मिल रही है। कोई मेजर शू कंपनी होगी या प्यूमा होगी या नाइकी होगी, दोनों मिल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। सेम इंडस्ट्री होती है, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज और ऑपरेशन दे रही होती है। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा अगर आपस में मिल जाती है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर कई सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रियल एग्जाम्पल्स हैं और कई सारे एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। इस तरह जैसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा मिल गए तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा, क्योंकि सेम काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे बोथ आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई बिजनेस प्लेटफॉर्म। और इस तरह से जी एंटरटेनमेंट और सोनी मीडिया जो है दोनों मिल गए हैं, तो ये दोनों कॉमन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर, करेक्ट। ये क्यों किया जाता है? देखो हॉरिजॉन्टल मर्जर का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि मान लो जियो और एयरटेल की बात भी करें, लास्ट में आएगा कि एक तो कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा कॉस्ट रिडक्शन, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लेस कंपटीशन, फिर आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। इसका मतलब होता है कि पहले जो मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा था, मान लो मैं टायर इंडस्ट्री में हूँ, एक ब्रिजस्टोन हो गया और एमआरएफ हो गया। एमआरएफ क्या होता है? वो जो रबर मंगाएगा, पहले वो रबर जितनी भी क्वांटिटी में मंगा रहा था, ठीक है, अभी वो किसके साथ मर्ज होगा? ब्रिजस्टोन के साथ मर्ज होगा। अब उसको रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा बच्चे। अब जब उसको रॉ मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा तो उसको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, तो सस्ता पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन इन कॉस्ट। फिर आपका आता है फॉर बिकमिंग लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। जियो और एयरटेल अगर मिल जाएंगे दोनों, मोनोपोली भी हो जाएगी और इनका ऑर्गेनाइजेशन लार्जर भी हो जाएगा और मार्केट में उसका शेयर भी ज्यादा हो जाएगा। देखो एयरटेल और जियो में जो भी कमियां हैं आपस में, इंडिविजुअल टर्म में अगर बात करूं कि जियो में कुछ कमियां, मान लो नेटवर्क का इशू है, एयरटेल का नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जियो में कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो एयरटेल में नहीं है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कस्टमर को तो बहुत फायदा होगा, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लूं, जैसे जुपिटर हो गया और एक स्कूटी हो गई होंडा। ये जुपिटर होंडा दोनों अलग अलग स्कूटी है, दोनों में कुछ अलग अलग केसेस में कमी। अगर बात करूं, होंडा का जो इंजन है वो बहुत फाइन है। अगर मैं लाइटनिंग की बात करूं, लाइटनिंग जुपिटर की बहुत अच्छी है। अगर मैं शॉकर की बात करूं तो शॉकर जो है जुपिटर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन होंडा के उतना बेनिफिट नहीं है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो हैंडलिंग में दोनों में जो भी कंपेरिजन होगा तो दोनों को एक दूसरे का एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर, करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट आता है मेरा वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल का मर्जर का मतलब क्या होता है कि दो ऐसी कंपनीज हैं जो एक प्रोडक्ट बना रही हैं अलग अलग, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फिनिश गुड्स के लिए बना रही है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं कि एक टायर कंपनी है या एक स्टीयरिंग कंपनी है, वो दोनों को दोनों एक कार कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। एक तो ये भी होता है, और दूसरा होता है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरा टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये दोनों मर्ज हो, तो ये भी वर्टिकल कहलाते हैं। तो ये की ही सप्लायर चेन के अंदर रहने चाहिए, है ना। जैसे टाटा मोटर्स एक कार बनाती है, टाटा मोटर्स क्या बना रही है? यहाँ पर कार बना रही है, और कार बनाने के लिए उसको स्टीयरिंग भी चाहिए, उसको टायर भी चाहिए, और भी कई कई सारे स्पेयर पार्ट चाहिए। अगर टाटा मोटर्स उन सभी कंपनी के साथ में या कुछ कंपनी के साथ में मर्ज कर लेती है तो वो वर्टिकल मर्जर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर टारगेट कंपनी कौन हो जाएगी? जो टायर कंपनी है, मैंने एग्जांपल है यहाँ पर एमआरएफ का, टायर कंपनी है, वो टारगेट कंपनी है। एक्वायरिंग कंपनी कौन है? यहाँ पर टाटा मोटर्स है। तो ये दोनों अगर मिल जाते हैं, सेम सप्लाई चेन के अंदर आते हैं, तो ये वर्टिकल मर्जर कहलाते हैं, करेक्ट। उसके बाद आता है यहाँ पर पार्ले जी और अमूल। पार्ले जी बिस्किट बनाता है, अमूल जो है मिल्क प्रोवाइड करता है। बिस्किट बनाने के लिए आपको दूध की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इस केस में भी वो वर्टिकल मर्जर कहलाएगा। तो वर्टिकल मर्जर किस लिए होता है, इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि गारंटीड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, गारंटीड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहले क्या था कि मेरे को वो रॉ मटेरियल देगा या नहीं देगा, मेरे को वो टायर देगा या नहीं देगा, या मुझे मिल्क प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, है ना। ऐसा होता है ना, क्योंकि अब पहले क्या था कि अब वो जो टायर है अलग अलग और कंपनीज को तो प्रोवाइड करिए, थोड़ा कि जो एमआरएफ है वो सिर्फ टाटा मोटर्स को ही बेचेगा, अदर कंपनीज के पास भी तो बेचेगा। वो हो सकता है एमआरएफ के पास शॉर्टेज पड़ जाए, लेकिन अभी वो शॉर्टेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रोल है टाटा मोटर्स के पास में आ गया, करेक्ट। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? पहला गारंटीड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आता है नो रॉ मटेरियल टू कॉम्पिटिटर्स। पहले
एमआरएफ का जो टायर था वो अलग अलग कंपनी की जो कार्स थी उनके पास भी सप्लाई हो रहा था। मान लो वो मारुति के पास में भी जा रहा था, हुंडई के पास में भी जा रहा था। अभी वो ऐसा करना हम बंद कर देंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हमारे साथ में मर्ज हो चुकी है, करेक्ट। फिर आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। पहले क्या था कि एमआरएफ से टाटा मोटर को बाय करना पड़ता था रॉ मटेरियल, तो टाटा प्रॉफिट जो है वो जोड़ करके एमआरएफ जो है उस टायर में प्रॉफिट जोड़ करके आगे वो बेचता था टाटा मोटर्स को। लेकिन अभी तो वो मर्ज ही हो गया, अभी तो सब कुछ क्या पड़ेगा मुझे, कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रोडक्ट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक रिलेटेड प्रोडक्ट है इन द सेम मार्केट। जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जब आप मान लो आप पिज्जा हट में गए तो आप क्या ऑर्डर करवाते हो सर? जब हम पिज्जा हट में जाते हैं तो हम लोग एक पिज्जा ऑर्डर करवाते हैं, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करवाते हैं। तो ये तो दो प्रोडक्ट है ना, ये सेम तो नहीं है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कि आप एक चीज मंगाओगे तो दूसरा भी मंगाते हो, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन, बट ऐसा होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन। जैसे पिज्जा हट और पेप्सिको दोनों मिल गए तो यहां पर क्या कहलाया, प्रोडक्ट एक्सटेंशन। देखो सेम मार्केट है, दोनों फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि एक बिगर क्लाइंट बेस बनता है, एक बिगर सेट ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर इंक्रीज होता है और यहाँ पर प्रॉफिट्स भी हाई होते हैं। बेसिकली यहाँ पर सारी बातें सिनर्जी की हो रही है। जब भी दो कंपनी आपस में मिलेगी तो हमेशा सिनर्जी इंक्रीज होगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, आगे हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि सिनर्जी क्या होती है और ये कैसे बढ़ती है। सिंपल सी वैसे भी बताया तो मैं आपको, चलो वो बात की बात है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 1 + 1 कितना होता है 2, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि जब दो कंपनी आपस में मिलती है डिफरेंट क्वालिटीज के साथ में, मैंने आपको होंडा जुपिटर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से मैं और भी जैसे जियो होटल का एग्जांपल दिया। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बूम बूम मचा देंगे ना। तो इनकी इंडिविजुअल अगर ये दोनों मिलेंगे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का मैनेजमेंट एक्सपर्टीज अलग अलग है, दोनों का मैनेजमेंट एक्सपर्टीज मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, है ना। जो इंडिविजुअल ये लोग काम जो कर रहे थे, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो इंडिविजुअल जो काम कर रहे थे उससे भी ज्यादा काम ये लोग मिलकर के करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड सिनर्जी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट एक्सटेंशन। मार्केट एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि देखो आपका प्रोडक्ट जो है वो तो सेम है लगभग और सर्विसेज भी सेम है, बट आप जो आपकी जो मार्केट है वो सेपरेट है। सेपरेट जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मर्ज हो जाती हैं। या मैं बात करूं यहाँ पर एक बैंक इंडिया का बैंक और एक यूएसए का बैंक है, दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों का जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन भी मर्जर की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्विजिशन का मतलब, मर्जर में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी मर्ज, एक कंपनी में मर्ज हो रही है और फिर एक नया नाम निकल के आ रहा है। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा नहीं होगा। एक्विजिशन में एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया है और उस कंपनी की आइडेंटिटी भी बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ना है कि एक्विजिशन में जो एक्वायरिंग कंपनी है वो टारगेट कंपनी को खरीद लेती है, तो इसको हमने टेक ओवर भी बोला है, ठीक है। और जब एक्वायरिंग कंपनी टारगेट कंपनी को खरीदेगी तो टारगेट कंपनी को या तो वो कैश में खरीदेगी या तो वो उसके सारे के सारे शेयर्स खरीद लेगी, करेक्ट। या तो वो कैश में खरीदेगी या तो वो सारे के सारे उसके शेयर्स खरीद लेगी। दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन। और क्या होता है, उसकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज पर भी सारा अधिकार हो जाएगा, जितना भी सारा मैनेजमेंट है उस पर भी सारा का सारा कंट्रोल हो जाएगा किसका, एक्वायरिंग कंपनी का, जो कंपनी खरीदेगी टारगेट कंपनी को। ये बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एक्विजिशन। यहां पर 4 तरह के एक्विजिशन की बात की गई है। फ्रेंडली एक्विजिशन इसके अंदर फेमस है क्योंकि यही एक्विजिशन ज्यादातर चलता है वॉलंटरी, जब दो कंपनी अपनी आपसी रजामंदी से एक कंपनी खुद को बेचना चाहती है या दूसरी खरीदना चाहती है तो उसको फ्रेंडली एक्विजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। जिसमें कॉर्डियल प्रोसेस है, किसी भी तरह कोई फोर्सफुल एक्ट नहीं है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, अलीबाबा ने स्नैपडील को खरीदा, बायजूस ने आकाश को खरीदा, ये फ्रेंडली एक्विजिशन था, आपसी रजामंदी से, आपसी एग्रीमेंट की वजह से यह हुआ सारा का सारा। फिर आता है मेरा रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन का मतलब होता है जब कोई भी प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को बाय कर लेती है, वो हमारा कहलाता है रिवर्स एक्विजिशन। जैसे पिरामल ने DHFL को बाय कर लिया था, उसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे, वो कहलाया था हमारा रिवर्स एक्विजिशन, याद रहेगा।
नेक्स्ट आता है बैकफ्लिप। बैकफ्लिप का मतलब क्या हुआ, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदना चाहती थी, लेकिन छोटी कंपनी ने क्या करा, छोटी कंपनी ने वापसी मुड़ के बड़ी कंपनी को खरीद लिया। जैसा कि आपको यहाँ पर ड्राइंग में नजर आ रहा होगा, ये बड़ी मछली है, ये बड़ी फिश है और छोटी फिश है। ये बड़ी मछली छोटी फिश को खा जाती है, बट क्या हुआ इस केस में, यहाँ पर जो छोटी मछली थी हमारी, वो बड़ी मछली को उसने खरीद लिया। यहाँ पर छोटी कंपनी थी, उसने बड़ी कंपनी खरीद ली। जैसे यहाँ पर टाटा स्टील ने कोरस को खरीद लिया था, और ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीद ले तो वो ह्यूज लॉसेस बियर करने के लिए तैयार रहे। मैक्सिमम ये डिसीजन रॉन्ग होता है, जो कि टाटा स्टील का डिसीजन भी रॉन्ग था। नेक्स्ट आता है मेरा हॉस्टल एक्विजिशन। ये एक्विजिशन जो होता है, दिस टेक ओवर इज डन फोर्सफुली जनरली। इसमें क्या होता है, जो टारगेट कंपनी होती है, एक मान लो एक फर्स्ट कंपनी है, वो दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, लेकिन दूसरी कंपनी कहती है कि भैया मैं तो नहीं बेचूंगी अपने को, लेकिन फर्स्ट कंपनी उस काम को कैसे फोर्सफुली करेगी, वो दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी। क्या करेगी, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी। इस तरह से 70-80% शेयर्स खरीद लिए तो दूसरी कंपनी के पास में कोई चारा ही नहीं बचेगा अपने को बेचने के। और एक तरह से और भी कर सकती है कि मान लो कोई ये कंपनी है, दोनों इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मान लो एक शॉप है, दो शॉप है, दोनों शूज की शॉप है। एक शॉप वाला कहता है कि भैया तू मुझे अपनी दुकान भेज दे, अपना सारा माल भेज दे और तू खाली करके यहाँ से चला जा, लेकिन दूसरा वाला नहीं मानता। तो अभी ये क्या करेगा, इसके पास में बहुत पैसा है, ये अपने जितने भी शूज के दाम है वो इतने ज्यादा कम कर देगा, लॉस पे लॉस बियर करेगा वो, किस वजह से, ताकि वो भाग जाए। तो उस व्यक्ति के पास में 7 वाले दुकानदार को दुकान बेचने के अलावा कोई चारा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं हॉस्टल एक्विजिशन की बात करूं, ये इतने छोटे लेवल पर नहीं होता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ये कंपनीज के लेवल पर होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हॉस्टल एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन में हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े, मोस्टली रियल एग्जांपल थे, कुछ हाइपोथेटिकल भी मैंने लिए इसके अंदर। तो यहां तक बात समझ में आई सबको? थैंक यू।